हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं और ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, मैंने पिछले दो दो वीडियो में जो करा दिया हूँ क्वेश्चन, वो लगभग 50 क्वेश्चन हो चुका है और आज मैंने 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट सीधे हम टॉपिक का बात करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आज 51 नंबर क्वेश्चन देखना है तो देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का सबसे सरल तरीका है। यानी कि विंडोज़ में अगर आप कोई फ़ाइल बनाए हैं या फिर कोई फ़ोल्डर बनाए हैं, उसका नाम पहले से कोई नाम आप दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फ़ाइल है और इस फ़ाइल का नाम आप ABC कर दिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इस फ़ाइल का जो नाम है ये हटाकर मैं इसके जगह पर कोई और नाम लिख दूँ। तो इसके जगह पर कोई और नाम लिखना होगा, तो उसी को मतलब जिस तरीक़ा से लिखा जाता है ना, उसी को बोला जाता है रीनेम। रीनेम कैसे किया जाएगा? तो रीनेम का मतलब ये होता है कि पहले से नाम लिखा हुआ है, पुनः उसे मुझे लिखना होगा, तो उसे रीनेम, जहाँ जिस वर्ड में री लग जाएगा तो री लग जाता है, मतलब उसे दोबारा करना होता है। तो ABC के स्थान पर मुझे कुछ दूसरा लिखना है, जैसे इसको हटाकर हम लिख रहे हैं क्लिक। ठीक, तो ये प्रक्रिया कैसे किया जाएगा मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से भी बताऊंगा और इसे कर भी दिखाऊंगा कि कैसे रीनेम किया जाता है। तो पहले चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। Ctrl+R दबाएं। नहीं, Ctrl+R से ये नहीं होगा, गलत है। आगे कह रहा है फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम सेलेक्ट करें। एकदम बिल्कुल सही है। जिस फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद में आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा, तुरंत आपको लिखने का परमिशन दे देगा। यानी कि जो ABC लिखा हुआ है, डिलीट बटन दबाकर इसको हटा देंगे। इसके जगह पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है कि जिस फाइल फोल्डर का नाम चेंज करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने का तरीका है, उस फाइल पर चले जाइएगा और माउस ले राइट क्लिक कर दीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी मैं राइट क्लिक बोल दिया, ये लेफ़्ट क्लिक करिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में कीबोर्ड से F2 बटन दबा दीजिएगा। F2 जो होता है रीनेम का शॉर्टकट की, रीनेम हो जाएगा। ठीक, बाकी आगे कह रहा है कि फ़ाइल ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। नहीं, तो रीनेम करने का कोई तरीका नहीं है, अभी नहीं है। अब आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा कीबोर्ड है, मुझे किसी का रीनेम करना है। जैसे ये एक फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर है, इसको रीनेम करना है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा कि रीनेम कहाँ लिखा हुआ है। तो नीचे की तरफ आइएगा तो देखिए यहाँ पर रीनेम दिखाई दे रहा होगा, रीनेम, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ये न्यू फोल्डर दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड से बैक बटन दबाएंगे चाहे डिलीट बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा और इसके जगह पर जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक टू लर्न लिख दे रहा हूँ। इसी तरीक़ा से आप भी अपने फ़ोल्डर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आपका दूसरा तरीका है, इस पर राइट क्लिक किए बिना ही, जैसे टास्क जो लिखा हुआ है ना, इसका नाम चेंज करना है, तो इस पर राइट क्लिक करने का मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लेफ़्ट क्लिक किए, यह सिलेक्ट हो जाएगा, एक्टिव हो गया है। और यहाँ पर F2 बटन मैंने दबा दिया हूँ। अब इसको टास्क को डिलीट करके जो लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम करने का यही 2 तरीका है। ठीक, आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है। ये रैम है और ये रोम है। तो चलिए ऑप्शन के द्वारा देखते हैं कि रैम और रोम में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रैम को राइट नहीं किया जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको पिछले वीडियो में ही बताया था मैं दोनों के बारे में। केवल रीड किसे किया जा सकता है, तो केवल रीड रोम को किया जा सकता है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी ही लिखा हुआ है, जबकि यह रैम के बारे में बात कर रहा है। रैम को क्या क्या कर सकते हैं, तो रैम को हम रीड भी कर सकते हैं और रैम को राइट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रैम नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल आपको बता रहे हैं तुरंत अभी कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जबकि रोम वोलेटाइल है। ये बिल्कुल ही गलत है, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रैम जो होता है नॉन वोलेटाइल नहीं होता है, क्या होता है, ये वोलेटाइल होता है। रैम जो होता है यहाँ पर वोलेटाइल होता है। मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही काट दिया, मतलब ये होता है रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है
जबकि जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है ना। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है ये बात करते हैं। जैसे जो रैम पर जितने भी आप कार्य कर रहे होंगे, ये तभी तक कार्य को अपने पास रखता है या फिर तभी तक ये कार्य को याद करके रखता है कि आप कौन कौन कार्य किए हैं, जब तक कंप्यूटर चालू है। जब तक कंप्यूटर में पावर है तब तक ही याद करके रखेगा। जैसे ही कंप्यूटर का पावर बंद होगा, आप कौन कार्य कर रहे थे, क्या क्या कार्य कर रहे थे, वो सारे के सारे कार्य ख़त्म हो जाता है जब तक आप सेव नहीं किए होंगे। हालांकि अगर सेव कर दीजिएगा तो हार्ड डिस्क में चला जाता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए अभी आप MS वर्ड खोल के इस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही पावर चला गया, पावर जाने के बाद में क्या होता है, इस पर जो भी लिखे होंगे ये डिलीट हो जाता है। तो लिखते वक्त जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब रैम पर होता है। तो रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी, मतलब भूलने वाला मेमोरी होता है, ठीक। जबकि रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे इस पे ऐसे निर्देश जमा होता है जो सिस्टम की ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए एक फ़ोल्डर हम बनाए हैं, जैसे मोबाइल की बात करते हैं। आपका मोबाइल का जो कोई भी एक आइकन ले लेते हैं, किसका आइकन ले लें, चलिए कॉल का ही, आज भी मैंने कॉल वाला आइकन ले लेते हैं। ये कॉल का आइकन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कॉल लिखा हुआ है। जैसे आपका सिस्टम मोबाइल बंद होता है, बंद होने के बाद में पुनः चालू किया जाता है, तो क्या ये कॉल का जगह पर कुछ और लिखकर आ जाता है, या फिर ये आइकन की जगह पर कुछ और आ जाता है? तो नहीं, जो पहले से यहाँ पर है वहीं रहता है। मतलब कि ये जो भी इसके अंदर डेटा लिखा जाता है वो भूलता नहीं है, ठीक। तो जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, भूलने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। रोम रैम से तीव्रतर होता है, नहीं, ये भी गलत है। आगे बात करेंगे। रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। हाँ देखिए, मैंने अभी भी बात किया हूँ, अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, मतलब परमानेंट रूप से नहीं। जब तक सिस्टम में पावर है तब तक ये अस्थायी रूप से अपने डेटा को अपने पास रखेगा। जैसे ही पावर ख़त्म, इसका डेटा भी समाप्त हो जाता है। आगे कह रहा है कि जबकि रोम फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। हाँ, रोम में जो भी डेटा होता है वो अस्थायी परमानेंट रूप से रहता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो ये ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। ये प्रॉपर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पेज की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका जो पेज है किस स्थिति में रहना चाहिए, किस ओरिएंटेशन में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें MS वर्ड दो प्रकार का ओरिएंटेशन सुविधा उपलब्ध कराता है, एक पोर्ट्रेट कराता है और दूसरा लैंडस्केप कराता है। ये हो जाएगा लैंडस्केप, ठीक। देखिए पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पेज खड़ा होता है, जैसे ये खड़ा पेज है, ठीक है। लैंडस्केप में क्या होता है कि पेज जो होता है लेटा हुआ होता है इस स्थिति में, जबकि पोर्ट्रेट में पेज खड़ा होता है। तो ये मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैटर किस तरीका बनाना है। जैसे आपको खड़ा पेज में बनाना है तो यहाँ पर पोर्ट्रेट ले लेंगे, अगर मैटर को लेटे हुए पेज पे बनाना है तो फिर लैंडस्केप ले लेंगे। तो इसके लिए कहाँ से जाकर करना होता है, तो चले जाएंगे पेज लेआउट में, और ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, या फर्स्ट प्रकार हो गया या सेकंड प्रकार हो गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब मैंने आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होगा, तो आइए इसको लाइव देखते हैं। यहाँ से ये मेरा वर्ड खुल गया, मैंने पेज को छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा रहेगा तो ना पता चलेगा। ये पेज मेरा इस साइज़ का है, ठीक। अब यहाँ से हम आ जाएंगे लेआउट में। देखिए यहाँ पर लेआउट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन में चले जाएंगे तो देखिए दो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है, दूसरा लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट में देखिए पेज खड़ा, यहाँ पर भी दिखाया गया है कि पेज खड़ा है और यहाँ पर पेज लेटा हुआ है। तो अभी जो स्थिति है पेज मेरा खड़ा की स्थिति में, ठीक है ना। पेज जो होता है अभी खड़ा की स्थिति में, मतलब खड़ा है। इसको लेटा हुआ चाहिए तो फिर ओरिएंटेशन में चले जाएंगे, चेंज कर देंगे, इसे लैंडस्केप कर देंगे, ठीक। देखिए पेज अब लेटा हुआ स्थिति में आ गया, ठीक है ना। पेज लेटा हुआ स्थिति में आ गया। तो क्वेश्चन मेरा यही पूछ रहा था कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो पेज लेआउट में चले जाएंगे और ओरिएंटेशन पर क्लिक कर देंगे। ओरिएंटेशन में जाने के बाद क्या फीचर मिलता है, दो को, पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? आपको पहले भी दोनों वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो बस उसका एक ही कमांड होता है, कंट्रोल A होता है, ठीक है ना। ये किसका कमांड है, ये सेव का कमांड है, ये प्रिंट का कमांड है, ठीक है।
और ये किसका कमांड होता है, ओपन का कमांड है, और इसी के बारे में चर्चा भी हो रहा है, इसी के बारे में चर्चा भी हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और ये किसका कमांड है, तो न्यू का कमांड है। ठीक, अब चारों ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और मेरा अगला प्रश्न है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं कि एक ही यूजर, मतलब यूजर एक ही है, यूजर बोले तो कार्य करने वाला व्यक्ति, यूजर एक ही है और एक ही समय में एक से अधिक कार्य कर रहा है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही व्यक्ति एक से अधिक कार्य करे तो उसे कहा जाता है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के मिल जाएगा आपको। फर्स्ट होता है सिंगल यूजर, उसके बाद में दूसरा होता है मल्टी यूजर, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, दूसरा मल्टी यूजर, और तीसरा होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा जो टैब है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बाकी इसको सुधार कर लिया जाएगा। मैं आपको बोलकर बता दे रहा हूँ सिंगल यूजर में क्या होता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग पहला होता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब कि अगर जिस सिस्टम में सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग डाला जाता है तो इसमें एक समय में एक ही कार्य होगा। एक समय एक ही कार्य करने का मतलब कि जैसे आप देखे होंगे मोबाइल पे, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नोकिया का मोबाइल जो कीपैड वाला होता है, चाहे किसी का भी हो कीपैड वाला होता है, आप सोच रहे हैं कि उसमें हम सॉन्ग चलाकर वीडियो भी चला दें, तो दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो सॉन्ग होगा ना तो वीडियो चलेगा। दूसरा हो सकता है कि आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं उसी समय किसी को कॉल भी करना है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि या तो कॉल ही कर सकते हैं ना तो सॉन्ग ही सुन सकते हैं। तो ये सिंगल यूजर हो जाएगा। मल्टी यूजर्स और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में क्या होता है, सॉरी यहाँ पर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होगा, मैंने इसको गलत लिख दिया हूँ। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर होगा और मल्टीटास्किंग होगा। सिंगल यूजर के मतलब कि एक ही व्यक्ति है, मल्टीटास्क का मतलब एक से अधिक कार्य करेगा। ठीक, मतलब व्यक्ति एक ही रहेगा लेकिन कार्य बहुत सारा हो जाएगा। जैसे आपका विंडो के जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे विंडो 7 हो जाएगा, 8 होगा, 11 होगा, ये सभी के सभी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है। एक ही व्यक्ति एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक कार्य करने का मतलब हो सकता है वो यूट्यूब भी खोल दिया हो, कोई मूवी प्लेयर भी चला रहा हो, MS वर्ड में काम भी कर रहा हो, ठीक है, यहाँ पर म्यूजिक सुन रहा है, ये म्यूजिक खोला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मूवी देख रहा है और यहाँ पर वर्ड भी चला रहा है और अन्य भी कोई काम कर सकता है, एक साथ ही काम कर सकता है और तीनों चारों काम एक साथ ही एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। एक होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब कि बहुत सारे यूजर, तीसरा वाला है बहुत सारे यूजर एक साथ बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजर एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है ये अनुसंधान क्षेत्र में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं वैज्ञानिक वगैरह काम करते हैं वहाँ पर लगता है। जैसे कोई सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उस समय उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मतलब एक ही साथ एक ही सिस्टम पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में क्या होता है कि सिंगल यूजर एक ही व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य करेगा, सिंगल यूजर हो जाएगा। जैसे मैंने नोकिया के मोबाइल को उदाहरण दिया। दूसरा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, इसमें क्या होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में कि एक ही व्यक्ति रहेगा और एक से अधिक कार्य करेगा। इसका मैंने उदाहरण दिया हूँ विंडो 7 का, विंडो 10 का, विंडो 8 का, विंडो XP का। ठीक है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तीसरा वाला में इसमें क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैंने दिया हूँ अनुसंधान क्षेत्र में कार्य होता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, इसका आंसर क्या होगा। तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि यह इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के लिए परमानेंट स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। नहीं, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा देख रहे हैं कि यह प्रिंटर तक पहुंचने से पहले प्रिंटिंग टास्क को क्यों करता है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि यह टास्क के बीच तेज़ी से स्विचिंग को एनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा को निर्देश को अस्थायी रूप से रखता है। और अगला कह रहा है कि कीबोर्ड या माउस जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को यूजर के इनपुट कमांड को प्रोसेस करता है। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यह टास्क के बीच तेज़ी से स्विचिंग को एनेबल करता है और एक्टिव प्रोग्राम डेटा को निर्देशों को अस्थायी रूप से जमा करता है। ठीक है,
तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में चलेंगे, रैम का मुख्य कार्य पूछा है। सॉरी, मैंने मल्टीटास्किंग के बारे में समझ लिया था, हालांकि मल्टीटास्किंग के बारे में आपको बता भी दिया हूँ इधर। यहाँ पर रैम का मुख्य कार्य पूछ रहा था, मैंने थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा था, ऑप्शन ऐसा मिल नहीं रहा है। अब सही है, रैम का मुख्य कार्य। रैम क्या करता है कि यह टास्क के बीच तेज़ी से स्विचिंग को एनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा को, निर्देश को और अस्थायी रूप से जमा करता है। ये पहचान का तरीका है रैम का। ये अस्थायी है तो रैम ही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मेरा अगला प्रश्न है, 1 मिनट। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गूगल डॉस या वेब ब्राउज़र जैसे कुछ एप्लीकेशनों में कंट्रोल शिफ्ट भी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, कि बिना किसी फॉर्मेटिंग के कंटेंट पेस्ट करता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। आगे कह रहा है डॉक्यूमेंट को नई फाइल के रूप में सेव करता है, ब्राउज़र में पिछले पेज पर वापस जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिना किसी फॉर्मेटिंग के कंटेंट को पेस्ट करता है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा देख सकते हैं, मतलब ये हिंट के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल और भी किसका कमांड होता है? पेस्ट का कमांड होता है। शिफ्ट अगर लग गया तो जो उस पर जो फॉर्मेटिंग है, अच्छा फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन मिलेगा, उसको अच्छा से डिटेल से समझाएंगे आपको। तो बिना फॉर्मेटिंग को कंटेंट को पेस्ट कर देता है। ठीक, आगे कह रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस का होता है कंट्रोल प्लस एच। ठीक, डॉक्यूमेंट को नई फाइल के रूप में सेव करना, नई फाइल के रूप में सेव करने के लिए ऑप्शन होता है सेव एज। ठीक, ब्राउज़र में पिछले पेज पर वापस लौटता है। ये भी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता एक ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? यहाँ पर मेनली काम वाला चीज़ यहाँ से है। ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम पर कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम पर कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसके बारे में, तो जो डिस्प्ले पे दिखाई देता है मॉनिटर, इसी को बोलते हैं, इसको मॉनिटर बोलते हैं डिस्प्ले को। तो इस पे जो दिखाई देता है उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। ठीक है, इसके लिए जीपीयू है। बाकी रैम का कार्य आपको पता है। सीपीयू क्या करता है? ये तो मतलब गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। उसके बाद में मदरबोर्ड के बारे में समझ लीजिएगा कि मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मेन बोर्ड भी मदरबोर्ड को बोलते हैं। ठीक, अब मेन बोर्ड या मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट लगा होता है, जितने भी पार्ट्स लगा होता है, सब का सब मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। चाहे वो रैम हो या फिर रोम हो या फिर सीपीयू हो या फिर अलग से कोई आप यूएसबी लगा रहे हैं या फिर आपका हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो, सब का सब कहाँ ऐड होता है? तो सब का सब मदरबोर्ड पे ऐड होता है। चलिए, मदरबोर्ड का क्वेश्चन अगर आगे मिलेगा तो आपको डिटेल से समझाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक को सहेजने का सही तरीका क्या है? मतलब सेव करने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू सेव ए न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल? सेव करने का सही तरीका, तो होम टैब पर जाएं और सेव पर क्लिक करें। सेव का जो ऑप्शन है ये तो होम टैब पर नहीं मिलता है, गलत है। ये कहाँ मिलता है? तो ये फाइल मेनू में मिलता है। ठीक, दूसरा करें कंट्रोल पी भी नहीं होगा, किसका कमांड होता है? तो ये तो प्रिंट का कमांड होता है। आगे करें, फाइल टॉप पर क्लिक करें और सेव एज का चयन करें। हाँ, ये सही है। सेव एज के जगह पर अगर सेव भी देता तो भी यही सही होता। ठीक, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइल टैब पर क्लिक करें और सेव एज का चयन करें। आप अगर वर्ड में भी सेव करने को बोलता तो यही तरीका होता, एक्सेल में भी बोल रहा है तो यही तरीका होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, एम एस पावर पॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? मतलब इंटर बटन दबाने की बात कर रहा है। इंटर बटन का लोगो ऐसा होता है। ठीक है ना, ये इंटर बटन है। तो इसको हम लाइव करके भी दिखाएंगे आपको। चलिए पहले इसको देख ले रहे हैं ऑप्शन को। कर्सर उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति में चला जाता है, बिल्कुल सही है। आगे ये जो टेक्स्ट डिलीट होता है गलत है। टेक्स्ट नई स्लाइड में प्रविष्ट होता है, भी गलत है। टेक्स्ट बॉक्स का आकार अस्वचलित होता है, भी गलत है। अच्छा देखिएगा, पावर पॉइंट में जैसे ही पावर पॉइंट का स्लाइड लीजिएगा ना, ये मान लीजिए मेरा स्लाइड है,
तो इस पे 2 बॉक्स मिलेगा न्यू स्लाइड में, ऊपर और एक नीचे। इसी बॉक्स में लिखने का परमिशन मिलता है। तो वही बोल रहा है कि जो इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, दोनों बॉक्स को क्या बोलते हैं? इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स में जब टाइप करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो क्या होगा? जैसे टेक्स्ट बॉक्स मैंने, अच्छा इसी को मैंने यहाँ पर बड़ा ले रहा हूँ, जैसे इस मैंने लाइन में लिख रहा हूँ, जैसे इंटर बटन दबाएंगे ये जो कर्सर मेरा यहाँ है या नीचे लिख यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से लिखेंगे तो दूसरा लाइन आ जाएगा। मतलब कि लाइन को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, जैसे इंटर बटन दबाएंगे दूसरी लाइन में आएंगे, फिर इंटर बटन दबाएंगे नीचे लाइन में आ जाएंगे, ठीक। तो कर्सर को उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति में चला जाता है। आइए इसको मैंने लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये मेरा पावर पॉइंट हो गया, देखिए यहाँ पर भी 2 बॉक्स आपको मिलेगा, दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर वाला बॉक्स है, एक नीचे वाला बॉक्स है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें लिखना चालू किया, जैसे मैंने लिख रहा हूँ और कीबोर्ड से इंटर बटन जैसे ही दबाऊंगा, देखिए नीचे कर्सर आ गया, नीचे लाइन में आ गया और नीचे लाइन में लिख सकते हैं। फिर दबाएंगे फिर नीचे लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि जब आप MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करते हैं तो निम्न में से क्या होता है, ठीक। अच्छा, फॉर्मेट टूल MS वर्ड का बहुत ही एक बढ़िया टूल है, इसके बारे में थोड़ा अच्छा से डिटेल से समझ ले रहे हैं फॉर्मेट टूल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक क्लिक लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक और लिख रहा हूँ यहाँ पर दूसरा कलर में, एक रेड कलर में ले रहा हूँ, यहाँ पर भी क्लिक लिख रहा हूँ, ठीक। मैंने इसको थोड़ा और बोल्ड कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा और बोल्ड हो गया, बोल्ड आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, इस टेक्स्ट को मैंने चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही टेक्स्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। मैंने इसके जगह पे दूसरा कुछ लिख दे रहा हूँ, इसके जगह पर मैंने दूसरे कलर से यहाँ पर लर्न लिख दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है, फॉर्मेटिंग के बारे में आपसे बात कर ले रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग में क्या क्या होगा। तो फॉर्मेटिंग में जैसे फ़ॉन्ट है, ठीक, फ़ॉन्ट का साइज है, ठीक। उसके बाद में फ़ॉन्ट का स्टाइल, उसके बाद में फ़ॉन्ट का कलर, ठीक। इतना सारा चीज़ आ जाएगा फ़ॉन्ट में, ठीक। फॉर्मेटिंग में मतलब फ़ॉन्ट मतलब क्या होता है, जैसे फ़ॉन्ट बोल सकते हैं जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट होता है। जैसे जैसे मान लीजिए सब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनका सभी का लिखने का तरीका अलग होता है, मतलब लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई अगर मान लीजिए एल ऐसे लिख रहा है तो कोई एल ऐसे लिख रहा है, कोई एल ऐसे लिख रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। तो सबका जो हैंड राइटिंग होता है ना, हैंड रिटन जो होता है, हैंड रिटन को बोल सकते हैं फ़ॉन्ट है। तो लिखने का तरीका अलग अलग होगा। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा टेक्स्ट अलग अलग फॉर्मेटिंग में लिखा होता है। यहाँ पर तो सब एक ही फॉर्मेटिंग में है, तो मैंने देखकर वहाँ देखिए यहाँ पर एस जो होता है ना, एस, ये एस देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये वाला एस, ठीक है। और ये वाला एस देखिए कैसे, यहाँ जो एस है ना, ये लास्ट वाला पॉइंट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि इसका नहीं मुड़ा हुआ है। तो ये जो आपको डिफरेंट दिख रहा है, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट का है, ये दूसरा फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ये दूसरा फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर कलर की बात करें तो कलर भी दोनों का अलग अलग है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसा दिख रहा है ना, ये जिस तरीक़ा का दिख रहा है, जैसे ब्लैक कलर का दिख रहा है, बोल्ड है, उसके बाद में इस पे इटैलिक स्टाइल अगर लगाया गया है तो मान लीजिए इटैलिक स्टाइल लगाया गया हो, जिस तरीक़े का ये फ़ॉन्ट दिख रहा है ना, उसी तरीक़े का ये भी दिखना चाहिए, दोनों सेम दिखना चाहिए, लेकिन दोनों का लेटर अलग-अलग है, ठीक। हम क्या करेंगे, सिर्फ़ इसका फ़ॉर्मेटिंग कॉपी करके इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका फ़ॉर्मेटिंग सिर्फ़ कॉपी करके दूसरे वाला पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका फ़ॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे पर अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर टूल के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट टूल का यूज कैसे करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप होम मेनू में जाइएगा तो फॉर्मेट टूल का ऑप्शन दिखाई देगा। ब्रश, इसका जो लोगो होता है ब्रश के जैसा होता है। तो इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टूल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दूसरा वाला टेक्स्ट को आकर सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब लर्न को आकर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही लर्न को सिलेक्ट करेंगे, अब जो लर्न लिखा हुआ है ये भी ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये भी ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसके बाद में ये भी जो है बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना इस पे फॉर्मेटिंग लागू हुआ था ना, उतना का उतना इस पे भी लागू हो जाएगा, ठीक। आप समझ गए होंगे फॉर्मेट पेंटर।
तो आइए ऑप्शन के द्वारा देखते हैं कौन सही है। आगे इसमें ऑप्शन पहला कह रहा है कि यह चयनित टेक्स्ट को डिलीट करता है, ऐसे मैंने कुछ नहीं बताया हूँ। आगे कह रहा है कि यह फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है, एकदम सही है, यही वाला सही है। फॉर्मेटिंग में देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है, फॉन्ट और कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से कॉपी करके दूसरे पर अप्लाई करता है, ठीक। उसके बाद आगे कह रहा है कि पेज और डिटेंशन, अब आगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको मिल ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करते समय कोई नई लाइन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी होगी। अभी मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को कि अगर पावर पॉइंट है, मैंने इस लाइन में लिख रहा हूँ, मुझे दूसरा लाइन में जाना होगा तो कौन सा बटन दबाएंगे, तो इस बटन का यूज करेंगे। किसका लोगो है, तो इंटर का लोगो है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है। पहले जान लेंगे कि सीपीयू का कौन कौन हिस्सा है। तो सीपीयू का हिस्सा कौन कौन है, तो आपका एमयू हो जाएगा, सीयू हो जाएगा और एएलयू हो जाएगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब ऑप्शन के द्वारा चेक करेंगे रजिस्टर, तो रजिस्टर सीपीयू में लगा होता है। ये जो छोटे छोटे आपको पार्ट्स दिखाई दे रहेंगे ये सब रजिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। मैंने पीछे इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया डिटेल्स से बताया हूँ। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये तो इसका पार्ट होता है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में तो कहीं चर्चा नहीं किया हूँ मैं। कंट्रोल यूनिट तक, कंट्रोल यूनिट भी होता है, रजिस्टर भी होता है और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी होता है। कौन नहीं होगा, तो ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सीपीयू का हिस्सा नहीं होता। तो याद रखिएगा जो ग्राफिक्स कार्ड है सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कभी चर्चा कर लिया जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड क्या है, ठीक। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब एक ऐसा डिवाइस का नाम बताना है जो क्या क्या हो, इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। मैंने इनपुट के बारे में भी आपको बता दिया हूँ और आउटपुट के बारे में भी बता दिया हूँ। तो जो स्कैनर है, स्कैनर सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिवाइस है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक। माइक्रोफोन ये भी कैसा है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, उसके बाद प्रोजेक्टर पहले देख रहे हैं, तो प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, टच स्क्रीन जो होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। कैसे इनपुट और आउटपुट दोनों होता है भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ। ये क्या होता है, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होता है, ठीक। कैसे, जो मोबाइल का टच स्क्रीन होता है, जैसे इस पर टच किए तो वो इनपुट का कार्य किया, लेकिन टच करने के बाद में जो भी फाइल फोल्डर खुलेगा वो किसका कार्य करेगा, तो आउटपुट का कार्य करेगा। तो जो ये स्क्रीन जो डिस्प्ले दिखाई देता है मोबाइल का, इसमें दो अलग अलग लगा होता है। जैसे एक आपको डिस्प्ले रहेगा जिस पे दिखाई देगा और एक आपका टच स्क्रीन रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले फूट जाएगा, लेकिन फिर भी मोबाइल काम करता है, मतलब कि टच उसका सही है। कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले ठीक है, टिपते हैं कुछ उस पर दबाते हैं तो कार्य नहीं करता, इसका मतलब कि टच ख़राब है। तो ये एक ही में दोनों होता है, टच और डिस्प्ले। तो ये जो टच स्क्रीन होता है इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है। अच्छा, टास्क बार किसे कहते हैं, तो देखिएगा टास्क बार जब सिस्टम चालू करिएगा कंप्यूटर तो नीचे एक रो जैसा दिखाई देता है, कलन सॉरी रो जैसा दिखाई देता है, बॉक्स जैसे एक कैसे दिखाई दे रहा है, तो इसी के तरीका लंबा यहाँ से यहाँ तक रहता है, ठीक है। टास्क बार का काम क्या है कि कंप्यूटर में जितने भी फाइल फोल्डर ओपन है उन सभी का लिस्ट प्रदर्शित करता है और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जल्दी से स्विच करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराता है टास्क बार, ठीक। आपको मैंने दिखा रहा हूँ टास्क बार किसे कहते हैं। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर टाइप ईयर सर्च लिखा हुआ है, तो ये टास्क बार के अंतर्गत आएगा। ये जो गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, इतना सारा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, सबका सब किस पे है, टास्क बार पर प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने इतना सारा एप्लीकेशन खोल के रखा हूँ, इस वजह से सब के सब टास्क बार में दिखाई दे रहा है, ठीक। तो प्रश्न के द्वारा ऑप्शन को देखेंगे कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन है कि यह डॉक्यूमेंट और मीडिया फाइलों को स्टोर करता है। टास्क बार का काम ये नहीं है डॉक्यूमेंट और मीडिया फाइल का स्टोर करना। आगे कर रहा है यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। हाँ, जितने भी प्रोग्राम ओपन है उसको एक्सेस करने के लिए, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम में जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक।
आगे तो ये दोनों गलत हो जाएगा, तो आपका सर चलिए मैंने इसको गलत कर दिया तो सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है मेरा कि विंडोज 11 ओएस में डेस्कटॉप से नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? और विंडोज 11 हो या फिर विंडोज 10 हो, दोनों में सेम विधि होगा। अगर विंडोज 7 भी है तो उसमें भी एक ही विधि है, सेम विधि है दोनों में। तो ये कह रहा है कि फाइल को डेस्कटॉप पर ड्रैग करें, ये नहीं है। आगे कह रहा है राइट क्लिक, न्यू और सिलेक्ट फोल्डर, ये बिल्कुल सही है। मैंने ये करके आपको दिखाया भी हूँ पिछले वीडियो में। जहाँ पर भी फोल्डर बनाना है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में न्यू का ऑप्शन देखेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फ़ोल्डर बनकर आ जाएगा और यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, इस पर नाम अपना फिल कर देना है। अगर नहीं नाम फिल करिएगा तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट सॉरी क्या है, न्यू फोल्डर, अगर नाम आप नहीं सेव कर रहे हैं तो न्यू फोल्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब बिना नाम का अगर किसी फोल्डर को इंटर बटन दबा दे रहे हैं तो न्यू फोल्डर ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? पीसीबी तो इसका होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देख लेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहाँ है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड चलिए पहले ऑप्शन में ही मिल जाएगा, सही है। पर्सनल कंट्रोल बोर्ड, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक, और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है? ये लास्ट वाला जरूर पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तरीका यहाँ पर नहीं वाला नहीं पढ़ते, जबकि यही क्वेश्चन गलत करवा देता है। इसमें पूछ रहा है कौन तरीका नहीं है, पूछ रहा है किस लिए भाई? तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए, मतलब मूव मतलब एक जगह से हटाकर दूसरी जगह करने के लिए। तो पहला है ड्रैग एंड ड्रॉप, एकदम सही है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से मतलब, ड्रैग ड्रॉप का मतलब अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट है या फिर कोई बोल सकते ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से पकड़ कर अगर यहाँ छोड़िएगा ना तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। आगे फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बहुत अच्छा से ही बताया हूँ। कट और पेस्ट, ये भी सही है। इसको सिलेक्ट करके कट कर लेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, ये भी आ जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल प्लस ड्रैग, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के और कंट्रोल बटन दबाकर यहाँ छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब गलत कहने मतलब कि ऑप्शन के अनुसार ये वाला सही हो जाएगा और बाकी तीनों गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछले हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, मैंने बैक कर दे रहा हूँ। नहीं पूछा है ना, तो नहीं में कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर ये मूव करने का सही तरीका नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हम एमएस वर्ड में बुलेट्स को किस प्रकार कस्टमाइज करते हैं? अच्छा, बुलेट क्या होता है इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बुलेट क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा हूँ, ठीक है, दूसरा लाइन लिखा हूँ, तीसरा लाइन लिखा हूँ। आप लोग कभी देखिएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट होता है, आप कॉपी में भी ऐसे करते होंगे कि इसके सामने एरो का चिन्ह दे देते हैं, ऐसे एरो का चिन्ह लगा देते हैं। अगर एरो का चिन्ह नहीं लगाना है तो आप हो सकते हैं यहाँ पर आप स्टार डाल देते होंगे, यहाँ पर स्टार डाल दो तो स्टार भी नहीं देना है तो यहाँ पर कोई ऐसे बिंदु, मतलब कोई ना कोई एक आइकन दे देते हैं। और इसी सारे जो आइकन दिख रहा है ना, इसी को बुलेट कहते हैं। इसमें नंबरिंग भी आता है। जैसे नंबरिंग करने मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये अगर हम बुलेट और नंबरिंग चालू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आता है। जैसे मेरा कहने का मतलब कि जैसे जैसे मैंने नंबरिंग चालू किया, पहले नंबरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यह है नंबरिंग। जैसे एक नंबर लेकर एक नंबर देकर लिखना चालू करिएगा, जैसे इंटर बटन दबाइएगा ऑटोमेटिक 2 नंबर आएगा। फिर इसमें भी लिखिए, फिर जैसे इंटर बटन दबाइएगा ऑटोमेटिक 3 नंबर आएगा। मतलब आपको 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे इंटर बटन दबाइएगा। ठीक, उसी तरीक़े से बुलेट में भी है। अगर आप बुलेट चालू किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखने के बाद में जैसे इंटर बटन दबाइएगा दूसरा बुलेट आ जाएगा, जैसे इंटर बटन दबाइएगा दूसरा बुलेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही तरीका हो जाएगा, ऑप्शन से देखेंगे कि इस बुलेट मतलब कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, बुलेट को कैसे लागू करेंगे। तो होम टैब में चले जाएंगे और एक बुलेट का सेक्शन होगा, उस बुलेट में चले जाएंगे और डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। मैंने आपको थोड़ा सा ये करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे होगा। ये रहा मेरा एम एस वर्ड। ठीक है, मैंने इसको ओरिजिनल साइज़ में कर दे रहा हूँ। और देखिएगा होम मेनू में जाइएगा तो यहाँ पर बुलेट का दिखाई देगा, ये बुलेट है। जैसे कर्सर के नीचे मुझे मेरा लिखेगा भी, जैसे यहाँ पर लिख रहा है बुलेट, ठीक है ना, इस पर क्लिक करिएगा तो इतना सारा बुलेट आपको दिखेगा। ठीक,
ये सब बुलेट है। इन सभी में से कौन सा बुलेट को उपयोग करना है? जैसे मान लीजिए इसको करना है, देखिए ये आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, लिखने के बाद में इंटर बटन दबाएंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर इंटर बटाएंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर इंटर भी दूसरा आ जाएगा। अब जैसे मुझे नहीं चाहिए, यहीं इतना ही तक चाहिए था, जैसे फिर इंटर बटन दबाइएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, फिर से एक बार इंटर बटन दबा देंगे, ये हट जाएगा। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अच्छा और एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यदि आप MS पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रेजेंटेशन खुली होने पर एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? मतलब पहले से आपके पास पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, ठीक है, अब इसको बिना क्लोज किए हुए अब दूसरा प्रेजेंटेशन चालू करना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ एक नई MS पावर पॉइंट विंडो ओपन हो जाती है। हाँ सही है। आपके साथ अगर एक पावर पॉइंट खुला हुआ है, ये वाला, ये पावर पॉइंट है, जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो और एक पावर पॉइंट खुल जाएगा नया, मतलब दो पावर पॉइंट आपके पास खुल जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ एक नई MS पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है। ठीक, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 365 में किस टैब में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने का ऑप्शन होता है? तो अब ये MS वर्ड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब MS वर्ड 365 हो या फिर 2007 हो, 2010 हो, 2016 हो या फिर 2019 हो, अभी लेटेस्ट वर्जन 2021 है। ठीक, तो इनमें से कौन ऑप्शन है, कौन सा टैब है जो इन सारे सुविधा उपलब्ध कराता है? जैसे पेज मार्जिन कैसे चेंज करना है, ओरिएंटेशन कैसे, साइज कैसे। आपको ओरिएंटेशन के बारे में मैंने बता चुका हूँ। मार्जिन पेज के चौथाई को बोलते हैं और साइज पेज के आकार का बोलते हैं। जैसे पेज कौन सा साइज लेना है, A4 लेना है या फिर A3 लेना है या फिर लेटर लेना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सुविधा लेआउट उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। सारे के सारे सुविधा लेआउट उपलब्ध कराता है। लेआउट टैब में मार्जिन भी मिलेगा, ओरिएंटेशन भी मिलेगा और साइज भी मिलेगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विंडो एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ है कौन सा कुंजी प्रेस करते हैं? अल्ट के साथ में, जैसे मान लें आपके पास कोई एक विंडो खुला हुआ है, ये मान लीजिए वर्ड ही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको बंद करना होगा तो फिर कौन सा कीबोर्ड से ऑप्शन दबाएंगे? ये है वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कीबोर्ड के साथ में, सॉरी, अल्ट के साथ में F4 बटन दबाएंगे। अब जो भी आपको विंडो बंद करना होगा, अच्छा विंडो किसको बोलते हैं, दो को आपको वर्ड मिलेगा कि विंडो मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है, डायलॉग बॉक्स। देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही बटन होता है या फिर नहीं भी रहेगा। विंडो में क्या होता है कि यहाँ पर 3 बटन दिखाई देंगे। 3 में कौन कौन? तो एक हो जाएगा मिनिमाइज का, मैंने इसको बड़ा बना दे रहा हूँ, एक मिनिमाइज का हो जाएगा और एक मैक्सिमाइज का हो जाएगा, एक क्लोज का हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों को कौन सा बटन बोलते हैं? तो तीनों को कंट्रोल बटन बोलते हैं। तो जिसमें तीनों बटन दिखाई देंगे उसको विंडो बोलते हैं, ठीक है, ये विंडो है। जिसमें सिर्फ एक बटन दिखाई देगा, चाहे नहीं दिखाई देंगे, एक भी दिखाई नहीं देगा, तो उसे डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पर एक भी क्लोज बटन नहीं रहता है, तो रिफ्रेश वाला जो बॉक्स आता है ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलिएगा तो इसमें तीनों बटन दिखाई देता है, मतलब ये कौन सा है? तो ये एक विंडो है। तो इसको क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ में, इसको क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ में F4 बटन दबाएंगे, ठीक है ना। अल्ट प्लस F4 बटन दबा देंगे, ठीक। इसको क्लोज करने के लिए, डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से ESC बटन प्रेस करेंगे, ठीक। आप समझ गए होंगे। और डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना होगा तो ESC बटन, अगर किसी विंडो को क्लोज करना होगा तो अल्ट के साथ में F4 बटन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विंडोज सिस्टम में किसी फोल्डर को दिए जाने वाला डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? अभी मैंने पीछे भी चर्चा होगा। दिए जाना डिफ़ॉल्ट नाम का मतलब, अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट किए हैं, इसका कोई नाम नहीं दिया है, तो जब कोई नाम ना दीजिएगा तो अपने से कौन सा नाम ले लेगा? तो न्यू फोल्डर, कोई नाम नहीं दीजिएगा तो अपने से न्यू फोल्डर नाम ले लेता है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज का निर्धारण करते समय ऑब्सेस्ट रेशियो का सेटिंग जैसे 16:9 और 4:3। अच्छा, ये स्लाइड का साइज है, जैसे 16:9 लीजिएगा ना तो ये स्लाइड का साइज जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
अगर 4-3 लीजिएगा तो स्लाइड का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले के अनुसार साइज़ लिया जाता है कि मुझे बड़ा डिस्प्ले है तो बड़ा साइज़ ले लेंगे, छोटा डिस्प्ले है तो छोटा ले लेंगे। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो कह रहा है कि यह सेव किए गए प्रेजेंटेशन के फाइल साइज़ का निर्धारण करता है। अच्छा, सेव किए गए कह रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है और कंटेंट किस प्रकार रखा जाएगा विभिन्न डिस्प्ले डिवाइसों पर या किस प्रकार दिखाई देगा को प्रभावित करता है। हाँ, ये सही है। मैंने भी अभी आपको यही बताया हूँ कि कंटेंट को रखने के लिए आपको कंटेंट बड़ा डिस्प्ले पे चाहिए कि छोटा डिस्प्ले पे चाहिए। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या होता है। तो देखिए स्लाइड मास्टर क्या होता है, जैसे आपके पास 4-5 गो स्लाइड है, एक स्लाइड हो गया, या दूसरा स्लाइड हो गया, या तीसरा स्लाइड हो गया। अच्छा, और एक बात है, स्लाइड क्या होता है, जैसे आप वर्ड के बारे में बात करेंगे, एम एस वर्ड के बारे में, एम एस वर्ड का, इसमें पेज को पेज बोलते हैं। ठीक है, जिस पे काम करते हैं। बात करेंगे एक्सेल के तो इसको वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, और बात करेंगे पावर पॉइंट का तो पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एम एस वर्ड में जिस पे काम करते हैं उसको पेज बोलेंगे, एक्सेल में जिस पे काम करते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं, और पावर पॉइंट में जिस पे काम करते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं। तो हमको बताना है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर से क्या होता है, जैसे आपके पास ये 4 गो स्लाइड है, 1 2 3 और 4 स्लाइड है। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैंने इस स्लाइड पर जो सेटिंग करूँगा वो सारे स्लाइड पर अप्लाई होना चाहिए, तो उसके लिए मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है। इस स्लाइड पर जो भी आप सेटिंग करिएगा सब के सब सेटिंग चारों पर अप्लाई होगा। चलिए इसके अनुसार देखते हैं ऑप्शन में कौन होगा। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना, ये गलत है। स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना, ये भी गलत है। सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट और लेआउट लागू करना, हाँ ये सही है। मैंने भी अभी आपको यही भी बताया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट 2019 इंटरफेस में वर्तमान प्रेजेंटेशन में परिवर्तनों को त्वरित रूप से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करना है। मतलब कि जैसे ही एम एस पावर पॉइंट खुलिएगा ना तो एक इंटरफेस आएगा। इंटरफेस करने का मतलब जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, जैसे इंटरफेस होता है, यहाँ पर कुछ बटन दिखाई देंगे आपको, जिसको क्विक एक्सेस बोलते हैं या फिर क्विक बटन दिखाई देंगे, क्विक बटन बोलते हैं, ऊपर में दिखाई देगा। इसके नीचे ही मेनू रहता है, जैसे होम मेनू, फाइल मेनू, ये सब नीचे रहता है। तो क्विक हमको सेव करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ सेव करने के लिए किस आइकन पर क्लिक करना चाहिए। तो चलिए इसका बात करेंगे। ये रीडो का है। ये जो होता है रीडो, आप अंडो रीडो जानते हैं। जैसे अंडो मतलब क्या होता है, कमांड को कैंसिल करना। रीडो मतलब क्या होता है, जो कमांड कैंसिल हो गया उसे फिर से लागू करने के लिए। जैसे मैंने किसी फाइल को डिलीट कर दिया हूँ, पुनः मुझे लाना है तो अंडो करेंगे, आ जाएगा। इसका कमांड होता है अंडो का Ctrl+Z। ठीक है, रीडो का कमांड क्या होता है, Ctrl+Y। ठीक है, जैसे इससे एक स्टेप पीछे जाता है। ठीक है ना, और रीडो से क्या होता है कि जो स्टेप पीछे चला गया है फिर से वापस लाने के लिए। जैसे मैंने आपको टेक्स्ट पर बता दे रहा हूँ, LERN। जैसे मैंने Ctrl+Z दबाया तो ये N डिलीट हो गया, लेकिन मुझे फिर से चाहिए तो मैंने Ctrl+Y दबा दूंगा तो फिर से ये N आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से N ये आ जाएगा। तो अंडो मतलब कमांड को कैंसिल करना, और रीडो मतलब जो कमांड कैंसिल हुआ है फिर से उसे वापस लाना। तो ये जो होता है ये रीडो का कमांड है, अंडो का नहीं है, किसे रीडो का है, इसका है। ये तो न्यू का है, न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट का। ये सेव का है, ये सेव का लोगो है। और ये अंडू का है, पीछे जाने के लिए। ठीक है ना, या फिर इसको बैक भी बोलते हैं, बैक जाने के लिए। ठीक, तो मुझे सेव करने के लिए पूछा था, तो सेव करने का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि आज मैंने 25 क्वेश्चन कराया हूँ, अगले दिन भी और क्वेश्चन देखेंगे। और एक ज़रूरी बात, ये जितने भी सारे क्वेश्चन कराया गया है सब के सब आप इसको दोबारा भी, जितने बार अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा भी वीडियो देखा करिए। और इसका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो का लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, मैंने आपको टाइम को देखते अनुसार मैंने बीच में बहुत कम ही बोलता हूँ या फिर नहीं भी बोलता हूँ ये सब करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ये ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।